अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पनामा स्कैंडल ने पिछले 8 सालों में इस मुल्क के सियासी हालात पर गहरे असरात मुरतब किए और पाकिस्तान में वक्त और हालात कैसे बदलते हैं और कितनी तेजी से बदलते हैं, पनामा केस इसकी वाज़ेह मिसाल है। एक वो वक्त था कि जब इस स्कैंडल को बुनियाद बनाकर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी इंजीनियरिंग की, जिसमें अदलिया भी शामिल हुई और सियासतदान भी उसका हिस्सा बने, और उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को निशाना बनाया गया। मगर अब 8 साल बाद वक्त और हालात बदल गए हैं, सियासी सूरत हाल में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। पनामा स्कैंडल की बुनियाद पर बनने वाले तमाम केसेस से शरीफ खानदान के अफराद एक एक करके बरी हो गए हैं और आज नवाज शरीफ के दोनों बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज भी बरी हो गए हैं। पहले उन मुकदमात में अदालतों से सजा होने पर शरीफ खानदान के खिलाफ बयानिया बना और अब इन्हीं अदालतों से बरियत होने पर भी बयानिया बनाया जा रहा है और उन्हें लाडला करार दिया जा रहा है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि पनामा स्कैंडल से जुड़े सवाल शरीफ खानदान का पीछा करते रहेंगे। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज को नैब के तीनों रेफरेंसेस से बरी कर दिया, जिनमें एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस शामिल हैं। हुसैन नवाज और हसन नवाज अब से कुछ दिन पहले 12 मार्च को 7 साल बाद लंदन से पाकिस्तान वापस आए और फिर 14 मार्च को अदालत के सामने पेश हुए, जहां अदालत ने उनके दायमी वारंट मंसूख कर दिए, साथ ही इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। जिसके बाद आज की समाअत में अदालत ने हुसैन और हसन नवाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उनके खिलाफ तीनों केसेस खत्म कर दिए। दौरान समाअत हुसैन नवाज और हसन नवाज के वकील का मौक़िफ़ था कि मज़कूरा रेफरेंसेस में मरकजी मुल्जिमान नवाज शरीफ और मरियम नवाज बरी हो चुके हैं और जब मरकजी मुल्जिमान बरी हो गए तो मुआवनत के इल्ज़ाम में केस चल नहीं सकता। और अहम बात यह भी है कि नैब ने भी हुसैन नवाज और हसन नवाज की बरियत की मुखालफत नहीं की। समाअत के दौरान वकील सफाई ने कहा कि नैब ने शवाहिद सामने नहीं रखे कि जिनकी बुनियाद पर हुसैन नवाज और हसन नवाज पर मुकदमा चलाया जाए। जो शवाहिद हैं इन पर भी हसन नवाज और हुसैन नवाज को सजा नहीं हो सकती है, इसलिए केस चलाना अदालती वक्त ज़ाया करना होगा। मरकजी मुल्जिम बरी हो गए तो मुआवनत के इल्ज़ाम में केस चल ही नहीं सकता। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए थे। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब ने 29 नवंबर 2023 को अपील वापस ले ली थी। दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए एहतसाब अदालत के जज ने हुसैन नवाज और हसन नवाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली और अब वो तीनों मुकदमा से बरी हो गए हैं। जिसके बाद अब शरीफ खानदान के तमाम अफराद पनामा के केसेस से बरी हो गए हैं। पनामा एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बाअसर शख्सियात के नाम सामने आए थे। उनकी ऑफशोर कंपनियां सामने आई थी। नवाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आजम थे, उनके बच्चों के नाम भी इस लीक्स में सामने आए थे और बताया गया था कि लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट शरीफ खानदान की मिल्कियत है और हुसैन नवाज ने यह तस्लीम भी कर लिया था। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि ये फ्लैट शरीफ खानदान की मिल्कियत में कब और कैसे आए और इसकी मनी ट्रेल कहाँ है। और अब 8 साल बाद पनामा से जुड़े केसेस तो खत्म हो गए हैं, लेकिन सवालात अभी कायम हैं। 3 अप्रैल 2016 को जब पनामा स्कैंडल सामने आया था तो हमने अपने प्रोग्राम में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज के सामने ये सवाल उठाए थे। आपने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब आप पाकिस्तान से गए तो आपका पासपोर्ट भी आपके पास नहीं था, 1 रुपया तो छोड़िए पासपोर्ट तक आप नहीं लेके गए। तो फिर आप बताना चाहेंगे, क्योंकि उस इंटरव्यू में आपने कहा आपने लोन लिया, लोन लेकर बिजनेस शुरू किया और फिर बिजनेस शुरू करके वो स्टील मिल बेची भी। क्या आप ऑन रिकॉर्ड कहेंगे कि आज तक आप बतौर वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे, ना वजीर आजम पाकिस्तान ने ना आपने आज तक पाकिस्तान से 1 रुपया 1 डॉलर बाहर नहीं लेके गए? मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि मुझसे जो है ना ये सवालात पूछने वाले जो है ना पहले अपने आप से ये सवाल करें कि मुझे जब मैं यानी अपना बिल्कुल नौजवानी के आलम में 27 साल मेरी उम्र थी उस वक्त, मुझे किस कानून के तहत एक नौजवान को जो है ना इस मुल्क से जलावतन किया गया? मैं तो कोई सियासी फर्क नहीं था। दूसरी बात ये कि मुझे किस कानून के तहत किस जुर्म की पादाश में मुझे जो है अपना 14 माह जो है अपना जेल में रखा गया। आपके साथ जो हुआ उस पर आपका उठाया हुआ सवाल दुरुस्त है, लेकिन आपका उठाया हुआ सवाल आप पर उठाए हुए सवालात का जवाब नहीं देता माजरत के साथ। इसलिए सर आपको बताना तो पड़ेगा कि आप गए, हसन और हुसैन नवाज ने कितना डेट लिया, कितना कर्जा लिया, कितनी इक्विटी थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स आने के बाद भी अब नहीं साबित करते कि आपने कोई इलीगल काम किया, मगर आपने लीगल काम किया। ये तो आप बताइए कि कितना डेट टू इक्विटी था, क्या मामला था, किस तरीके से आपने अपना काम शुरू किया? जहाँ तक इक्विटी का ताल्लुक है ये बात दुरुस्त है। देखिए जी कि मैं एज ए स्टूडेंट भी, मैं तो जो है ना 1992 में जो है ना पाकिस्तान से बरतानिया चला गया था और उसके बाद जो है मैं हार्डली जो है ना पाकिस्तान में रहा। जितनी देर पाकिस्तान में रहा वो मुझे जो है ना अपना जेल भिजवा दिया। आप लेट्स से कि एज ए स्टूडेंट अगर मुझे वो अखराजात भेजे जाते थे या जो है ना अपना सऊदी अरेबिया में
यहाँ से जो है ना कुछ अखराजात शुरू में जो है ना अपना रहन सहन के लिए जो है ना अगर भिजवाए जाते थे हम लोगों को, तो जो है ना मैं उसका नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक बिजनेस का ताल्लुक है जो है ना ये बिल्कुल बात दुरुस्त है जी कि अपना हमने किसी किस्म का जो है ना कोई पैसा हम पाकिस्तान से बाहर लेके नहीं गए। आप वजीर आजम के बेटे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे हैं, उस वजीर आजम के जो अवाम से कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, अवाम से कहते हैं कि अपने असासे डिक्लेयर करें, तो ऐसे वजीर आजम के बेटे होते हुए आपके अवाम, पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं बताएंगे कि जब आप सऊदी अरब गए आपने स्टील मिल लगाई, उसके बाद आपने बताया कि वो स्टील मिल बेचकर आप यूके में भी पैसा लेके गए, ज़ाहिर है अगर सऊदी अरब से लेके गए तो लीगली लेके गए होंगे, वो किस तरह लेके गए, कितना पैसा लेके गए, कितने में बेचा, ये आप अवाम के सामने नहीं रखेंगे अपने ऑफिशियल अकाउंट्स? नहीं, मेरा ख्याल है जी कि ये आप मुझ तक ही रहने दें, जो है ना अपना मैंने आपको जब बता दिया है और हर चीज़ का जो है ना सबूत मेरे पास है, तो आप जो है ना अपना मुझ तक ही रहने दें। अगर लेट से कि जो है ना कल को मुझे ये बात आप जो है ना कानूनी तौर पे कोर्ट और लॉ पूछेगा तो मैं वहाँ पर दूंगा, लेकिन जो है ना जहाँ तक अमाउंट्स का ताल्लुक है आप उसको मुझ तक रहने दें, और ये मेरा हक है कि मैं अपने कारोबारी मामला जो है उनको जो है सीक्रेसी के साथ ट्रीट करूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ जो है, और जब वक्त आएगा साबित भी कर देंगे। नहीं हुसैन साहब, क्योंकि सवाल उठ रहा है, सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर उठ रहा है, आपका हक है बतौर बिजनेसमैन कि आप सीक्रेसी के साथ अपने मामलात कीजिए, मगर जब बिजनेसमैन दुनिया भर में अगर साफ सुथरा काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं, बिल गेट्स हैं, मित्तल, टाटा, ये सारे अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आने की कोशिश करते हैं, अगर आपने, जैसा कि आप कहते हैं कि आपने ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा बनाया, पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं लेके गए, तो आप तो बतौर सक्सेस स्टोरी बताइए कि जी मैं गया था और मैंने जबरदस्त तरीके से मैं कामयाब हुआ हूं और मेरी फैमिली पाकिस्तान को भी वैसा ही कामयाब करेगी, इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? आप बताएं हमारे खानदान ने कितनी कामयाबी हासिल की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बात यह है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा खानदान जो है एक सक्सेस स्टोरी है। अगर आप जो है अपना उन 32 फैक्ट्रियों की जो कि जो है मियां मोहम्मद शरीफ ने खुद लगाई थी, उनमें सिर्फ आप ये देख लें कि कितने लोग काम करते थे, तो वो लाखों में लोग काम करते थे, और आगे जो है अगर आप उनकी फैमिलीज को बीच में डाल लें तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि वो जो है ना कितने लोगों के लिए जो है ना इसका फायदा हो चुका है। इस चीज की जो है ना मुझे जो है ना किसी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मोहतरम खानजादा साहब। नवाज साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मगर आप वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे हैं, आपने इंटरव्यू में कहा कि आपने स्टील मिल लगाई, सब स्टेक होल्डर्स तैयार नहीं थे कि आप स्टील मिल तैयार थे कि बेचें, आप नहीं चाहते थे कि बेचें, मगर आपका डिसीजन वीटो हुआ। उसके बाद आपने एक छोटी स्टील मिल सऊदी अरब में लगाई, तो आप आवाम को बताएंगे नहीं? आपके वालिद साहब पर और आप पर सवालात उठ रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो, कि कितने पैसे में स्टील मिल बिक गई, आपको कितना हिस्सा मिला, उस बाकी हिस्से में से कितने में आपने सऊदी अरब में दोबारा स्टील मिल लगाई, कितने आप बरतानिया में पैसे ऑफिशियली लेके गए, कितने आपने इन्वेस्ट किए, कितने में मॉर्गेज किया, कितना पैसा कमाया, अवाम के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं रखेंगे कितना कमाते गए, साल साल क्या हुआ? देखिए जी, मैं आपको जब एक तरीका जो है बता चुका हूँ, तो आप उसकी जो है ना अपना मुझसे फिगर्स आप क्यों पूछते हैं? जब यानी अपना कभी जरूरत पड़ी साबित करने की तो कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक बात, और जहाँ तक दूसरी बात, आप कहते हैं कि बरतानिया के अंदर मैंने पैसा नहीं भेजा, वो अपार्टमेंट्स के जिनको एक्वायर किया गया 2006 में, 2007 में हम लोगों ने उस पर मॉर्गेज उठाया था और उसकी वैल्यू जो है वो 7 मिलियन पाउंड थी, और वो जो है वहाँ बरतानिया के अंदर जो है ना कारोबार में लगा, और ये चीज़ जो है ऑन रिकॉर्ड है सर, तो प्लीज जो है ना अपना काइंडली अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए, ये चीज जो है ना ऑफिशियल रहेगी। हुसैन साहब, मैं रिकॉर्ड जब दुरुस्त करूंगा, जब मैं रिकॉर्ड दूंगा, मैं तो रिकॉर्ड दे ही नहीं रहा, मैं तो आपसे रिकॉर्ड मांग रहा हूं कि अगर आप शेयर करना चाहें, जैसा कुछ आपने बताया मॉर्गेज आप ले रहे थे, क्या इक्विटी दे रहे थे, साथ में मैं इसमें है क्या, इफ यू आर क्लीन इनफ तो बताइए, आवाम के साथ शेयर कर लीजिए कि ये इतने से बिजनेस शुरू किया था, इतना पैसा था। ये सवाल बार बार उठेगा, 4-6 महीने बाद दोबारा उठेगा, क्लियर कीजिए इस तरीके से काम किया, इस तरीके से पैसा बनाया। नहीं, ये जो है मैं माजरत चाहता हूँ जी कि ये हमारे कारोबारी मामलात हैं, और जो है ना ऐसे सवाल जो है ना पूछने भी नहीं चाहिए, जो है ना जो क्योंकि अनएथिकल है जो है ना अपना ऑन पार्ट ऑफ एनी जर्नलिस्ट के जो है ना एक कारोबारी जो है शख्स के साथ जो है इस किस्म के सवाल किए हैं। मैं जो है अपना आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी फरमा के आप मुझसे जनरली ऑन पॉलिसी आप जो चाहें पूछें, लेकिन जो है ना आज़ाद व शुमार मेरा ख्याल है हुसैन नवाज साहब, ट्रस्ट मी, बतौर जर्नलिस्ट मुझे अच्छे से पता है कि एथिकल क्वेश्चन और अनएथिकल क्वेश्चन क्या होता है, एथिकल जर्नलिज्म और अनएथिकल जर्नलिज्म क्या होता है, मेरे इल्म में है ये। बतौर बिजनेसमैन नहीं, मैं वजीर आजम पाकिस्तान अपने वजीर आजम के बेटे से सवाल पूछ रहा हूँ, और ये पूछ रहा हूँ कि वो अपने असासे बता दें। जहाँ तक जो है ना आपने फरमाया जी कि मैं वजीर आजम का बेटा हूँ, ये बात दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे वालिद वजीर आजम है, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ, और काइंडली जो है ना अपना वो एक इंसानियत के नाते जो है ना आप जो है ना मुझसे बात कीजिए। पहले ही जो है ना अपना काफी सफर किया है मैंने, मेरी फैमिली ने जो है ना मैंने सफर किया है, जो है ना मेरा अपना बेटा है कि जिसको जो है अपना
2 साल की उम्र में जो है ना ये सब कुछ जो है ना देखना पड़ा, जेलों में और जो है ना थानों में जाना पड़ा, और वो चीज़ जो है आज तक जो है ना वो साइकोलॉजिकली सफर कर रहा है। वो जो है अपना अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो चुका हुआ है, लेकिन आज तक जो है ना उसके ज़हन से वो नकूश नहीं मिट सके हैं। आप बहुत सारी बातें हैं जो ज़ाहिर है मीडिया पर हमारे इंटरव्यू में नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, बहुत सारे सवालात के आप जवाब नहीं देना चाह रहे, मगर बहुत सारे ममालिक में इसके बाद, पनामा लीक्स के बाद तहकीकात शुरू हो गई हैं। तो क्या पाकिस्तान में इस हवाले से तहकीकात नहीं होनी चाहिए, और हों तो आप तैयार हैं अपने सारे अकाउंट सामने रखने के लिए, सामना करने के लिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट सामने रखने के लिए? जी, बात ये है जी कि मैं तो अपने आप को जो है ना बिल्कुल जो है ना अपना पेश करता हूँ कि अगर जो है ना लेट्स से कि मेरे खिलाफ जो है ना कोई केस टू आंसर है, तो जो है ना मैं बिल्कुल जो है ना अपने आप को जो है ना अपना एक एक्विटेबल और एक जुडिशियस जो है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार, मीडिया ट्रायल के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अगर जो है ना एक जुडिशियस जो है ना इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि कानून के मुताबिक, उसके लिए तैयार हूँ। हुसैन साहब, माज़िद साहब, आपका मीडिया ट्रायल उस वक्त हो जब मैं आपको प्रोग्राम में दावत ना दूं और आपकी अदम मौजूदगी में सारी कयास आराइयाँ करूँ और आप पर इल्ज़ामात लगाऊँ। आपको दावत दूँ और आप दावत कबूल करके प्रोग्राम में आएँ, आपके सामने सवालात रखूँ, तो मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा, सवालात हो रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है जी कि आप सवालात ऐसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे जवाब देने के काबिल नहीं छोड़ रहे हैं। बात यही है कि आप यहाँ पे जो है ना किसी को भी बुला के जो है ना इस किस्म का सवाल किसी बिजनेसमैन से पूछें कि जो है ना तो क्या जो है ना ज़ेब देगा जो है ना अपना उसको जवाब देना है। सिर्फ हुसैन नवाज के सामने ही नहीं, बल्कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फिर 6 दिसंबर 2016 को शरीफ फैमिली बिजनेसेस के CEO हारून पाशा के सामने भी हमने सवाल रखे। अगर 12 मिलियन दिरहम इस कतरी फैमिली को दे दिए गए फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, तो मियाँ साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये जो मिल बेची गई दुबई में, इसके पैसे को इस्तेमाल किया गया जद्दा में मिल लगाने के लिए। तो फिर जब ये कतर को दे दिए गए थे और जो बाद में 2006 में फ्लैट्स में ऑफसेट हो गए, तो वो पैसे कहाँ से आए फिर, जो मियाँ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा, जिसमें कहा जा रहा है कि बयानात में तजाद है? जी, वो जाहिर है कि जब 12 मिलियन दिरहम आपको 1980 में मिलता है और आप किसी को देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो 12 मिलियन दिरहम जो है फॉर डेकेड्स वो 12 मिलियन दिरहम नहीं रह जाता, वो अमाउंट मल्टीप्लाई होती रहती है। और आपके इल्म में है शाहज़ेब साहब कि उस ज़माने में इंटरेस्ट रेट्स ही बड़े हाई थे, कुछ केसेस में 18% थे, कुछ केसेस में 17% थे। और जब बैंक जो है वो आपको डिपॉजिट्स के ऊपर 17 या 18% देता था, तो जाहिर है जब आप इस रकम को इन वायबल बिजनेस प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलती हैं। लिहाजा ये पैसा जो है 12 मिलियन दिरहम्स, ये मल्टीप्लाई होता होता एक मुनासिब रकम तक पहुंच चुका हुआ था। सब मल्टीप्लाई होता होता मुनासिब रकम तक पहुंचा था, इसीलिए 12 मिलियन दिरहम की रकम ने लंदन में बहुत महंगे वो 3 फ्लैट्स आपको दिलवाए ना, जो 4 एड्रेसेस हैं वो शरीफ खानदान को। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि उससे पहले आपने ये कतरी इन्वेस्टमेंट से ही पैसा निकाला था शरीफ खानदान ने जद्दा की मिल लगाने के लिए, और उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट बाकी थी जो बाद में फ्लैट्स को ऑफसेट करने में काम आई, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है, आपने सही समझा है। तो मगर मियाँ साहब ने, अब ये मसला ये है कि जो कतरी शहजादे का ख़त है वो ये नहीं बताता कि दरमियान में हम मुनाफा देते रहे थे शरीफ खानदान को, और ये भी लगा था, वो सिर्फ ये बताता है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में बतौर कतरी शहजादे के है, और वो बाद में 2005 में 6 में मैच्योर हुई, तो उससे मैंने ये फ्लैट्स हमने दे दिए, ये हमारी मिल्कियत थे। मियाँ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बताते हैं कि 1980 में मिल बेची, उसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल हुआ। मियाँ साहब कतरी शहजादे का जिक्र नहीं करते, कतर का जिक्र नहीं करते, कतरी शहजादा दरमियान की इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं करता। ये तो सारे मिसिंग लिंक है जो कंट्राडिक्शन की जिसमें बात हो रही। शाहज़ेब साहब, इस तरह है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की सवाबदीद है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे किस हद तक तफसीलात में जाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त ज़रूरी समझा कि ये तफसीलात फ्लोर ऑफ द हाउस पे देनी है, उन सवालात के सिलसिले में जो कि उस वक्त उठे थे, वो मियाँ साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे दे दी। और जो बकाया तफसीलात थी वो अगर अप्रोप्रिएट फोरम कोई क्रिएट होना था उसके बाद, जो कि अब हो चुका हुआ है, तो वो तफसीलात उसके सामने इंशाल्लाह हम सबमिट कर देंगे। जब 2018 में तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का पैसा वापस लाने का नारा लगाया और इस काम के लिए एसेट रिकवरी यूनिट बनाया, तो सितंबर 2018 में हमने एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा और मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के सामने भी सवाल उठाया कि पनामा में शरीफ खानदान के अलावा दीगर पाकिस्तानियों के भी नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और वो यकीन दहानियाँ कराते रहे।
पनामा पेपर्स में और फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आई, तकरीबन 450 नाम थे, मगर एक शरीफ खानदान के खिलाफ केस आगे बढ़ा। बाकियों का क्या हुआ, तो वो तो डिटेल्स सामने हैं। उनके असासे देखिए और फिर देखिए कि उन्होंने एफबीआर में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, टैक्स पे किया या नहीं किया, किस तरीके से वो पैसा बाहर लेके गए, ये काम तो तेजी से हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आज कैबिनेट को मैंने ब्रीफिंग भी दी इस मामले के ऊपर, उसमें ये दो चीजें टारगेट करके बताई गई हैं कि पनामा के अंदर जितने नाम आए हैं और पैराडाइज लीक्स के बाद उसमें हुई थी पनामा के बाद, उसके अंदर भी पाकिस्तानियों के नाम हैं, तो उन तमाम केसेस को दोबारा से असर नो ये यूनिट देखेगा। ये क्या बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं हो सकता? असासा, पनामा या पैराडाइज लीक्स ने बता दिया, एफबीआर के डेटा फौरन देखिए कि वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ और कानूनी तौर पर गया है या नहीं गया, क्योंकि इस पे काम हुआ नहीं बिल्कुल भी शरीफ खानदान के अलावा, तो ये फौरी तौर पर काम नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फौरी तौर पे होगा। और उसके बाद पौने 4 साल तक तहरीक इंसाफ ही इख्तियार में रही, लेकिन पनामा स्कैंडल से जुड़े और किसी फर्द के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की गई और सिर्फ शरीफ खानदान के खिलाफ ही केसेस चलते रहे। और एक बार फिर साबित हुआ कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ एहतसाब का नारा सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए लगाया जाता है, इंसाफ के लिए नहीं। और मकसद सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बाहर करना था, ना कि एहतसाब करना था, क्योंकि सवाल अपनी जगह बरकरार रहे और आज वो बरी हो गए। हालात बदल चुके हैं, शरीफ खानदान वापस इख्तियार में आ चुका है और पनामा के सारे केसेस खत्म हो गए हैं, जबकि आज से 5 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही वाजे कर दिया था कि नैब ने इंतहाई नाकिस तहकीकात की हैं जो मुल्जिमान की बरियत का बाइस बनेंगी। आज से 5.5 साल पहले सितंबर 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिल्ला ने जमानत का फैसला दिया, तो उसमें शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस में मेरिट ना होने और नैब की नाकिस तहकीकात पर सवाल उठाए थे। तफसीली फैसले में लिखा था कि बादी नजर में ऐसा लगता है कि जुर्म और सजा ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेंगी, मगर बाद में जब नैब ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तो जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नैब की अपील तो मुस्तरद कर दी थी, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जस्टिस अतर मिल्ला के फैसले पर तनकीद करते हुए लिखा था कि यह तयशुदा कानूनी उसूल है कि जमानत या सजा मौतली की दरख्वास्त का फैसला करते हुए केस के मेरिट पर तबसरा नहीं करना चाहिए। यानी जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जस्टिस अतर मिल्ला के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। बहरहाल शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के तीनों मुकदमात आज से 8 साल पहले सामने आने वाले पनामा स्कैंडल के बाद बनाए गए थे। 2016 में ICIJ की तरफ से पनामा पेपर्स की सूरत में लाखों दस्तावेजात लीक की गई और इन दस्तावेजात में नवाज शरीफ के बच्चों समेत 400 से ज्यादा पाकिस्तानियों का नाम आया था, जिन पर इल्जाम था कि उनकी पनामा में ऑफशोर कंपनियां हैं, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ एक मुहाज खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें नून लीग के खिलाफ दबाव बढ़ाने लगी और 24 अगस्त 2016 को जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने पनामा पेपर्स से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मगर इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया था और 4 दिन बाद ही अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त को फजूल करार देकर वापस कर दिया। मगर फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक दफा फिर पहुंचा और तहरीक इंसाफ ने खुद एतराफ किया कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज आसिफ सईद खोसा ने तहरीक इंसाफ से कहा कि आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं, अदालत आए, हम आपको इंसाफ देते हैं। यह बात खुद इमरान खान ने कही थी, बाद में सद उमर ने इस बात की तस्दीक की। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। जैसे कि 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। फिर 29 अगस्त 2016 को इमरान खान ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और नवाज शरीफ की नाअहली का मुतालबा कर दिया। और फिर 20 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया और कार्रवाई का आगाज करने के लिए बाकायदा 28 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया, जिसकी सरबराही कोई और नहीं जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। कई महीनों तक कार्रवाई के बाद 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, मगर यह फैसला ना ही शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट साबित हुआ और ना ही उसे सजा के तौर पर लिया गया। दोनों तरफ से इस फैसले पर खुशियां मनाई गई। 5 रुकनी बेंच में से जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद का अक़लियती फैसला यह था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वो नाअहल होते हैं और उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद के 3 रुकनी अक्सरियती बेंच ने इस मामले पर मज़ीद तहकीकात का फैसला दिया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसी JIT बनाने का हुक्म दिया गया जिसमें ISI, MI, FIA, NAB, ACCP और स्टेट बैंक के अफसरान शामिल करने की हिदायत दी गई। हुक्म दिया गया कि JIT ये तहकीकात करेगी कि क्या शरीफ खानदान के असाथे उनकी आमदनी से ज़ायद है या नहीं और JIT को अपनी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया। इस तरह
20 अप्रैल के फैसले से नवाज शरीफ वजीर आलम तो बरकरार रहे, मगर उनके खानदान को मजीद तहकीकात का सामना करना पड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि JIT बनने से पहले एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद रजिस्ट्रार के जरिए फोन कराकर व्हाट्सएप कॉल पर अपनी मर्जी के नाम JIT में डलवाए। और इस हवाले से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का दावा है कि जब JIT बनी तो हमें इस हवाले से उस वक्त पता चला कि जब ACCP के चेयरमैन जफर इजाजी ने हमें फोन करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने मनपसंद नाम मांग रही है। और मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से नहीं मांगे गए, बल्कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर ये नाम मांगे गए। यानी वो व्हाट्सएप कॉल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने की थी और फवाद हसन फवाद के दावे के मुताबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर की थी। आसिफ सईद खोसा ने इसका आज तक डिनाइल नहीं दिया और फिर FIA के अफसर वारिस जिया की सरबराही में JIT बनी और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज JIT के सामने पेश होते रहे। और इस दौरान हुसैन नवाज की JIT में पेशी की तस्वीर भी लीक हुई, जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ कि ये तस्वीर किसने जारी की है और इसका मकसद क्या है। मगर फिर जुलाई 2017 को हुसैन नवाज और हसन नवाज लंदन वापस चले गए और इस दौरान JIT ने 10 जुलाई 2017 को 275 सफ़हात पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया और फिर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकालकर मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर मगर उस तनख्वाह के काबिल वसूल होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही शरीफ खानदान और इसाक डार के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 4 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दे दिया और एहतसाब अदालत को कहा कि वो रेफरेंस दायर होने के 6 माह में फैसला करे। और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की तकरीरी भी कर दी गई और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जस्टिस रियाजुल हसन को ही मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया गया। और इस तरह से नवाज शरीफ आम इंतखाबात से सिर्फ 1 साल पहले नाअहल हो गए। इसके बाद नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस दायर किए और फिर एहतसाब अदालत में इन केसेस की समाअत हुई और इंतखाबात से सिर्फ 19 दिन पहले यानी 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजा सुना दी। और फिर 13 जुलाई को नवाज शरीफ वतन वापस आए और एयरपोर्ट पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मगर फिर सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा मुअत्तल कर दी और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को सजा सुना दी गई, यानी तेजी से सजाएं सुनाई गई, सियासी मकासद हासिल किए गए। मगर अब 8 साल बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज में से किसी पर भी पनामा स्कैंडल का एक भी केस नहीं है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के फैसले के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत जारी है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की है। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए थे कि एक शख्स को सजा दे दी गई। ये मालूम तो हो कि साइफर में कम्युनिकेशन क्या की गई थी, पता तो चले कि दस्तावेज में लिखा क्या था जिसे ट्विस्ट किया गया। अगर इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट किया गया तो ये तो पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन थी क्या। पता कैसे चलेगा कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या थी और उसे कैसे ट्विस्ट किया गया। कल की समाअत में FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और वकील सफाई सलमान सफदर दोनों ने ही कहा था कि उन्होंने साइफर नहीं देखा है। और आज की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि 5 अक्टूबर 2022 को किसने इंक्वायरी शुरू की, इस बारे में कोई दस्तावेज अदालती रिकॉर्ड पर नहीं है। अगर ये दस्तावेज रिकॉर्ड पर ना हो तो केस की बुनियादी नहीं, फिर तो केस भी खत्म हो जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने अपने बयान में कहा कि 5 अक्टूबर को इंक्वायरी DG FIA की हिदायत पर शुरू की। DG FIA इस केस में गवाह भी नहीं है। जितने भी केसेस बानी PTI के खिलाफ आए हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स ही रहे हैं। तोशाखाना, साइफर, इद्दत में निकाह केस का फैसला भी इस तरह ही आया है। मैं मेरिट पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि हार्ड कोर क्रिमिनल केस नहीं, व्हाइट कॉलर क्राइम भी नहीं, अपनी नोयत का अलग ही केस है। ये हाइब्रिड किस्म का केस है और इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी। हक के जिरा खत्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। शाम को ट्रायल करने की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे। क्या बेचैनी थी कि रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था, इसमें शायद कोई गैर कानूनी चीज़ ना हो, लेकिन सवाल है कि इतनी जल्दी क्या थी। सलमान सफदर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि 24 जनवरी को 4 गवाहों पर शाम तक जिरा हुई। 25 जनवरी को इमरान खान के वकील ने बीमारी की वजह से इल्तवा की दरख्वास्त दी। इमरान खान के वकील एक दिन दांत में तकलीफ की वजह से पेश नहीं हो सके। अगले ही दिन ट्रायल जज ने सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि ऐसी भी क्या जल्दी थी। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करना जरूरी है। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि जज साहिब फैसले के पैराग्राफ नंबर 2 में लिखते हैं कि हाईकोर्ट डायरेक्शन की वजह से जल्द फैसला किया। हाईकोर्ट की डायरेक्शन तो खत्म हो चुकी थी। मैं अगर ये कहूं कि इस्लामाबाद की तारीख का मुतरादी तरीन ट्रायल था तो गलत ना होगा। आला अदालत की किसी डायरेक्शन के बगैर जल्दबाजी में ट्रायल चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन कलअदम कर दी थी, मगर जज साहब कहते रहे कि हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर जल्दबाजी में ट्रायल चला रहा हूँ। जिसमें अबुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि अगर जज ने जल्दबाजी में ट्रायल चलाया तो वो हम प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि कोई कदगन नहीं है कि रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल नहीं हो सकता। रोजाना की बुनियाद पर भी ट्रायल मंतकी तौर पर होना चाहिए। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने इस ट्रायल को मुतनाज़ बनाया। 2 दफा ट्रायल को हाई कोर्ट ने
कलअदम करार दिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। मैं इस अदालत की आज भी तवज्जो दिला रहा हूँ कि अडियाला जेल में अब भी यही हो रहा है। अब एक और केस में भी इमरान खान का ट्रायल इसी तरह चलाया जा रहा है। इसके बाद आज की समाअत मुकम्मल करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया और समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। IMF का वफ्द स्टैंड बाय अरेंजमेंट की $1.1 अरब की आखिरी किस्त के लिए पाकिस्तान आया। मुज़ाकरात हुए और फिर आज खबरें सामने आई कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं और ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से कल इस हवाले से एलामिया भी जारी किया जाएगा। जबकि इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अभी भी कुछ मामला हल तलब हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रोजनामा द न्यूज़ और जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कहा जा सकता है कि मामला अब मुकम्मल तौर पर तय पा गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इस बात को कंफर्म किया जा सकता है जी कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, उसके ऊपर जो है वो कंसेंसस जो है वो स्ट्राइक हो गया है और इसकी बाकायदा जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो कल एक्सपेक्टेड है। आज शाम को एक डिनर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने IMF की टीम और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के भी सीधा लोग उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन उससे पहले एक उनकी मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग के अंदर जो MEFP है उस पे ब्रॉडर जो कंसेंसस, जिसमें 9 से ज़्यादा टेबल्स होते हैं, उनके ऊपर हो चुका है और अब कल तक जो है वो इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। जो कंटेशियस इश्यूज़ थे उनमें एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो ये है कि जो रिटेलर स्कीम है उसके ऊपर इत्तफाक हुआ है कि उसको लॉन्च किया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी, लेकिन उसके जो पैसे जमा कराने का टाइम है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होगा। तो ये चीज़ें और काफ़ी और चीज़ें जिसमें रेवेन्यू सरप्लस भी है, चूँकि प्राइमरी बैलेंस IMF के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी सूबों के साथ ये तय हुआ है कि वो मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि जो IMF के प्रोग्राम का टारगेट है कि हमने कोई 0.4% ऑफ GDP के लगभग प्राइमरी सरप्लस को रखना है, तो उसके बारे में भी पेशरफ्त हुई है और कल तक इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट सामने आ जाएगी। वैसे और क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि अगले IMF प्रोग्राम में भी हम जाएंगे, वजीर खजाना भी इस मामले में क्लियर है, तो जो केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी है, जो मामलात हैं इतने अच्छे हैं इस वक्त IMF और पाकिस्तान के दरमियान के अगला प्रोग्राम के लिए आसानी से मामलात आगे बढ़े। देखिए, आज इसकी एक बड़ी ही ट्रू रिफ्लेक्शन सामने आई है कि जब एक तरफ IMF के साथ हम ब्रॉडर एग्रीमेंट की तरफ जा रहे थे, तो पाकिस्तान में जो US के एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनकी भी और जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उनकी भी, दोनों की सेपरेट मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से। तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें कि जो आइंदा आने वाला प्रोग्राम है और ये जो मौजूदा प्रोग्राम भी है, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी के बज़ाहिर क्लेम किया जा रहा है। और ख़ासकर जो अगला प्रोग्राम होगा उसका जो साइज़ है उसके ऊपर भी और उसके अलावा भी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशल किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो आइंदा आने वाले चंद हफ्तों और चंद महीनों में हमें नज़र आएंगी। तो इसलिए इन दोनों ममालिक के एम्बेसडर्स से उनकी होने वाली अलग-अलग मुलाकात और उसके साथ साथ जो IMF का एग्रीमेंट है, ये दोनों चीज़ें इस बात का बड़ा क्लियर कट इंदिया दे रही हैं कि इन दोनों के दरमियान में से स्टीयर करके इकॉनमी को लेके जाना है फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम ने। और ये कोई इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका विजन जो है वो क्लियर है। अब देखना ये है कि वो आगे किस तरह से प्रोसीड करते हैं। आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में पाकिस्तान का ये प्रोग्राम कंक्लूड हो जाएगा और उसके साथ ही IMF और वर्ल्ड बैंक की एक एनुअल मीटिंग भी है, उसमें भी पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो जाएगा, जिसमें आज वैसे वर्बली उन्होंने अपनी इंटेंशंस का इजहार कर दिया है IMF के वफ्द के सामने कि हम नए प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। अब उसके लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है एक्सपेक्टेड ये है कि वो जो IMF की एनुअल मीटिंग है उससे पहले या उस मीटिंग के दौरान ही हम अपनी उसको बाकायदा फॉर्मली जो है उनके सामने जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। लेकिन ये सारा कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर रह के हमने IMF के एक नए प्रोग्राम को साइन करना है।
बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब आज करंट अकाउंट के आदादशुमार सामने आए हैं, जिसके मुताबिक फरवरी के महीने में पाकिस्तान ने $128 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस दिया है, जिसकी वजह से इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में करंट अकाउंट खसारा $1 अरब से भी नीचे आकर $999 मिलियन हो गया है। और इसकी बड़ी वजह दरामदाद में 9% कमी और बरामदाद में 10% इजाफा है। प्राइम रेट शामिल करते हैं और आपको आपके सामने रखें। हफ्ते को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से दहशतगर्द हमले और इस हमले के बाद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी में इजाफा हुआ है। मीर अली वाक़या, जिसमें दहशतगर्दों ने बारूद से लदी गाड़ी को सिक्योरिटी चेक पोस्ट से टकराकर खुदकुश हमला किया था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हुए थे। उसके जवाब में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस मालूमात पर अफगानिस्तान के 2 सूबों में फ़िज़ाई ऑपरेशन किया और पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक इस हमले का मकसद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को निशाना बनाना था, जबकि अफगानिस्तान का दावा है कि इस हमले में 5 खवातीन और 3 बच्चे मारे गए हैं। इस फिजाई ऑपरेशन के बाद दोनों ममालिक की जानिब से सिफारती सतह पर सख्त बयानात सामने आए। साथ ही अफगान मीडिया पर पाकिस्तानी फौजियों के साथ झड़पों और जवाबी कार्रवाई की खबरें भी सामने आईं। अफगान मीडिया के मुताबिक इमारात इस्लामिया की वजारत दिफा ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के अस्करी मराकज़ को भारी असलहे से निशाना बनाया है। अफगान न्यूज़ एजेंसी तुलू न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान में पक्तिका के इलाके जहां पर पाकिस्तान ने फिजाई ऑपरेशन किया था, वहां पाकिस्तानी और इमारात इस्लामिया यानी अफगान फौजियों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की अस्करी फोर्सेस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान या तस्दीक सामने नहीं आई है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर साहब कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कल जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है उसके बाद वाकई सूरत हाल बिगड़ी है? कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ कि सूरत हाल को ठंडा किया जा सके? देखें, अब तो आज एटलीस्ट आज का दिन तो अपेरेंटली बॉर्डर पे अगर आप सूरत हाल देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक टेंस काम जिसे कहते हैं कि वो तो प्रिवेल कर रहा था, लेकिन ओवरऑल ऑफ कोर्स जो टेंशन है वो बिल्कुल बरकरार है। और जाहिर है कि पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की, जो एयर स्ट्राइक्स की, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे। अगर इसका बैकग्राउंड अगर आप जाने तो आई थिंक पिछले साल दिसंबर में DI खान में जो एक दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हुआ था, जिसके नतीजे में 23 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो शहीद हुए थे। और उसके बाद भी ये खदशा था कि पाकिस्तान शायद एयर स्ट्राइक्स करे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने एक कोशिश की कि मामलात को जो अवेलेबल मैकेनिज्म्स हैं उनके जरिए हल किया जाए और बाकायदा तौर पर वार्न किया अफगान तालिबान की हुकूमत को कि इसके बाद अगर पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई होगी और उसमें जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी जानों का ज़िया हुआ तो फिर पाकिस्तान इंतजार नहीं करेगा। तो जो 16 मार्च को मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया तो वो इन रिलेशनशिप में एक टिपिंग पॉइंट था, जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो एक क्लियर मैसेज कन्वे करे कि अगर अफगान तालिबान की हुकूमत TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि वो फिर अफगानिस्तान के अंदर जाकर के कार्रवाई करे। तो इस वक्त जो सिचुएशन है आफ्टर दिस इंसिडेंट, ऑफ कोर्स जो अवेलेबल चैनल होते हैं उसमें तो कम्युनिकेशन होती रहती है, बट ओवरऑल अभी भी जो सिचुएशन है वो बहुत टेंस है और एक वॉलेटाइल है इस वक्त। मतलब मगर ये वाज़ेह हो गया कि अफगानिस्तान के अंदर अगर ठिकाने हैं तो पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो उनको टारगेट किया, तो फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म, क्योंकि माजी में बहुत पाकिस्तान ने इसरार किया मगर अफगान तालिबान नहीं माने हैं, नहीं बन सकता जिसमें इन ठिकानों का जब अफगान तालिबान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, उन्हें रोका जा सके पाकिस्तान में कार्रवाई करने से? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त जो डेड लॉक है वो ये है कि जब पाकिस्तान, जब इवन अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे और पाकिस्तान ने क्लियरली उनसे मुतालबा किया था कि या तो आप TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या जो उनकी क़यादत है उनको पाकिस्तान के हवाले करें, और पाकिस्तान को उस वक्त भी उनके जो वेयर अबाउट्स हैं उनके बारे में पता था और वो अफगान तालिबान हुकूमत के साथ शेयर की थी। लेकिन अफगान तालिबान हुकूमत ने इनकार कर दिया और उसकी वो वजूहात ये बताते हैं कि एक तो हमारे बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप TTP के साथ रहे हैं, जब अमरीकी और बाकी गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थे तो उनके साथ मिलकर हमने लड़ाई लड़ी है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि हमारा नंबर 1 एनिमी दाइश खुरासान है और अगर हम TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मामलात जो हैं वो हमारे लिए खराब हो जाएंगे, इनके जो फाइटर्स हैं वो ज्वाइन कर लेंगे दाइश को, तो हमारे लिए बड़ा खतरा है। तो अफगान तालिबान को पता है कि कहाँ पर TTP की क़यादत मौजूद है, गाँव के गाँव पाकिस्तान की सरहद के साथ पक्तिका, खोस्त और ये जो सारे इलाके हैं वहां पर TTP के लोग मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज मौजूद हैं। असल में डेड लॉक ही यही है कि अफगान तालिबान ये कहते हैं कि इसका जो हल है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं है, पाकिस्तान को चाहिए कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। माजी में पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए, लेकिन जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तब्दीली हुई
उसके बाद जो पॉलिसी है वो यकसर बदल गई और एक क्लियर फैसला लिया गया कि पाकिस्तान कम से कम टीटीपी के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेगा, और इस वजह से ये जो डेडलॉक है ये प्रिवेल कर रहा है और अब सिचुएशन उस नहज पर पहुंच गई है कि पाकिस्तान को मजबूरन अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करना पड़े। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।